तो आपका मध्यकालीन भारत चल रहा है। आज आपका चैप्टर कौन सा होगा? तुगलक वंश, तुगलक डेंसिटी। तो आपका प्रश्न है 2401, क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोई किस विभाग की देखभाल करता था? तो कौन सा विभाग था? नंबर ए न्यायिक प्रशासन, नंबर 2 सेना, नंबर सी धार्मिक विषय या कृषि की उन्नति। तो प्रश्न आपका क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोई किस विभाग की देखभाल करता था? तो वह विभाग था आपका कृषि की उन्नति। अगला प्रश्न आपका 2402, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? दीवाने अशरफ, दीवाने रिसालात, दीवाने कोई, दीवाने मुस्तखराज। प्रश्न क्या है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? तो वह विभाग क्या था? वह विभाग था आपका दीवाने मुस्तखराज। इसने एक नया विभाग चालू किया था, उसका क्या नाम था? दीवाने मुस्तखराज। अगला प्रश्न, दीवाने अमीर कोई नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो प्रश्न क्या है? दीवाने अमीर कोई नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? तो वह कौन सा सुल्तान था? तो वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया था? दीवाने अमीर कोई नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोई नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना, यानी कि बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। 3 उद्दंड सरदारों को दंडित करना या राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोई नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था आपका प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना, यानी कि प्रति किसको बोला जाता है? बंजर भूमि को। तो बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना इसने किया तो एक अच्छा प्रयास था कि जो भी राज्य की बंजर भूमि है वो उसको क्या बनाया जाए? कृषि के योग्य बनाया जाए। इसका हुआ उल्टा, जो कृषि योग्य भूमि थी वो भी बंजर बन गई। ठीक है, तो इसकी जो विवादास्पद घटना है इनके काल की, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। इसने जो भी किया, जैसे कि इसने प्रतीक मुद्रा चलन में चलवाई। किसमें? पहले क्या चलते थे? चांदी के सिक्के चलते थे। इसमें क्या किया था कि चांदी के कुछ लेखाकार बताते हैं कि चांदी की कमी की वजह से इसने क्या किया था? कांसे और तांबे के सिक्के जारी किया था। तो इसलिए वो हर घर में क्या है, तब तांबा टिन था, तो बहुत से घरों में क्या हुआ था? उसके डुप्लीकेट बनने लगे। तो ठीक है जी, इसने किया तो अच्छे के लिए, लेकिन इसके साथ क्या होता था? गलत हो जाता था। ऐसे ही इसने क्या किया था? बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, इसका कार्य अच्छा था, लेकिन इसने क्या किया? जो कृषि योग्य भूमि थी उस पर कम ध्यान दिया, तो वो और घट गई। ठीक है, तो इसने किया तो अच्छा था, लेकिन है इसके साथ गलत ज़्यादा था। अगला प्रश्न, कथन कारण दिए गए हैं आपको। प्रश्न 2405, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण? उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। तो हुआ क्या था कि इसके काल में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था, तो आसपास के लोग इसके दिल्ली क्षेत्र में आके बस गए थे, जिस कारण क्या हुआ? एक प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। उससे बचने के लिए यह कि कहाँ चला जाता है? तो ये स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहने लगता है। तो ये है आपका कथन। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण? उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका सही है बी। क्या है बी? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो कथन क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा।
किस लिए रहा था? बीमारी से बचने के लिए। बीमारी कौन सी थी? उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो इसके समय में क्या अकाल पड़ा था, इसलिए लोग क्या इसके राजधानी के आसपास बस गए थे, क्योंकि राजा हमें कुछ देगा। इस कारण क्या भीड़ ज़्यादा हो गई और नई बीमारी फैलने लगी। कौन सी? प्लेग। तो इस कारण ये कहाँ चला जाता है? स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहने लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी 2405 का। अगला प्रश्न है 2406। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कलिंजर, दौलताबाद, कन्नौज, लाहौर। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया? यह ले गया आपका दौलताबाद। इसका मकसद क्या था? दक्षिण भारत को भी जीतना। ठीक है, तो ये क्या करना चाहता था? उत्तर और दक्षिण भारत में बैलेंस बनाने के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले जाता है? यह ले गया दौलताबाद। ये बीच में पड़ता है। इसने सोचा कि उत्तर भारत भी इससे देख रेख में बना रहेगा और दक्षिण भारत भी इसकी निगरानी में रहेगा, इसलिए ये क्या करता है? दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है? दौलताबाद। तो इसकी कई इतिहासकारों ने इसके वो की है, निंदा की है कि इसका ये गलत कदम था। कौन सा? राजधानी की परिवर्तित करना। इसने की किस लिए थी? कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की देख रेख बनी रहे एक राजधानी से। अगला प्रश्न 2407। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सौंदर कहते थे? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सौंदर कहते थे? तो ये किसने बांटी थी? तो यह बांटी थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न 2408। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोई किस प्रकार का विभाग था? सेना का विभाग था, कृषि विभाग था, राजकीय पत्राचार था या न्याय था? तो प्रश्न क्या है? मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोई किस प्रकार का विभाग था? तो दीवाने कोई किस प्रकार का विभाग था? वह था आपका कृषि विभाग, जिसको क्या कहा गया है? दीवाने कोई। इसने एक नया विभाग चालू किया था, कौन सा? दीवाने कोई। अगला प्रश्न। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो प्रश्न क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एक एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो वह कौन था? वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न 2410। मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोई का विभाग किस तरह के कार्य की देखरेख करता था? सेना की, कृषि की, न्याय की, राजकीय पत्राचार की? तो प्रश्न क्या था? मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोई का विभाग किस तरह के कार्य की देखरेख करता था? तो वह कृषि विभाग। अगला प्रश्न 2411। इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए? हुमायूं, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। तो इब्न बतूता कहाँ का था? ये था आपका मोरक्को देश का वासी। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसने इसको क्या किया था? मोरक्को वो इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था अपने दरबार में। ठीक है, तो ये विदेशी विद्वानों को क्या करता था? काफ़ी महत्व देता था और अपने दरबार में रखता था। आगे चल के क्या हुआ? विदेशी विद्वानों ने ही इसके हटाने का काफ़ी प्रयास किया था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरबी विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासनकाल में भारत आए? मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है 2412। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? अरब का, अफ्रीका का, ईरान का, तुर्की का? तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? यह था आपका अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा देश है? मोरक्को देश। तो ये मोरक्को देश का निवासी था। ये कहाँ पड़ता है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला प्रश्न 2413।
13। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? सिकंदर लोदी के में, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो प्रश्न क्या है? इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो ये किसके काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगला प्रश्न आपका 2414। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, महमूद गजनवी। मूर देश या मोरक्को, तो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो मूर देश को ही मोरक्को कहा जाता है। क्या? मोरक्को। ये कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है 2415। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान फिरोज तुगलक ने, सुल्तान मुबारक ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो प्रश्न आपका क्या है? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो वह किसने दिया था? वह दिया था आपके सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस लिए दिया था? कि उत्तर और दक्षिण भारत में समन्वय बना रहे। कहाँ से? दौलताबाद से। इसलिए वह दिल्ली से राजधानी कहाँ परिवर्तन करता है? दौलताबाद। लेकिन इससे क्या जाता है? इसके उत्तर भारत भी इसका हाथ से निकलने लगता है। अगला प्रश्न 2416। दिल्ली के किस सूफी संत ने यह प्रसिद्ध कथन संबंधित है? हनूज, दिल्ली दूरस्थ है, अभी दिल्ली दूर है। शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियारुद्दीन काकी, मोहम्मद गौस। तो हुआ क्या था? गयासुद्दीन तुगलक जो क्या आता है? मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक अपने भतीजे से जला रहता था। किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। और मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो वो था निजामुद्दीन औलिया को काफ़ी महत्व देता था। इसलिए वह इनसे बहुत दूर रहता था। किससे? निजामुद्दीन औलिया से। इनसे क्या खफा रहता था? कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो उसने क्या किया था? निजामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में बुलाना चाहा, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने नहीं गए और कहा कि अभी दिल्ली दूर है, अभी हम दिल्ली नहीं जा सकते। तो ये किसका कथन है? यह है आपका निजामुद्दीन औलिया का। किस राजा के संदर्भ में? गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। अगला प्रश्न 2417। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने, अमीर खुसरो ने, फिरोज तुगलक ने, शेख सलीम चिश्ती ने। तो किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ये कहा था आपका निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न 2418। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली एवं राजा से उन्हें राजा से, यानी कि राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिली और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली। तो ये किसने कहा था? यह कहा था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ख़त्म हो जाता है तो वहाँ के एक प्रसिद्ध वो थे इतिहासकार, उन्होंने चुटकी लेके कहा कि ऐसा हुआ कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और राजा को प्रजा से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है? काफ़ी नीतिपूर्ण नीतियाँ बनाई थी, तो वो काफ़ी जनता को क्या हुआ था? कष्टदायक प्रेरणा मिली थी उस नीतियों से, इसलिए जनता भी उससे त्रस्त रहने लगी थी। अगला प्रश्न 2419। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली? तो किसके बारे में कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसने कहा था? इतिहासकार बदायूं। अगला प्रश्न है 2420। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो वो की थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगला प्रश्न आपका 2421। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक?
तो प्रश्न आपका क्या है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। एक काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये अपने प्रजा के लिए कुछ ज़्यादा भला नहीं कर सका। इसकी दोषपूर्ण नीतियों के कारण प्रजा को कष्ट ही अधिक हुआ। अगला प्रश्न आपका 2422, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से, जलालुद्दीन खिलजी से, गयासुद्दीन तुगलक से या मोहम्मद बिन तुगलक से? तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किससे कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक से। तो गयासुद्दीन तुगलक की औलिया से बनती नहीं थी, औलिया भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। तभी औलिया ने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है, अभी हम दिल्ली नहीं आ सकते। अगला प्रश्न 2423, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? जलालुद्दीन खिलजी को, रजिया को, नसीरुद्दीन खुसरो शाह को, गयासुद्दीन तुगलक को? तो दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न 2424, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक? प्रश्न क्या था, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? वह कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न 2425, हनूज दिल्ली दूर अस्त कथन आप किस सूफी संत से संबंध करते हैं? बख्तियारुद्दीन काकी से, मुइनुद्दीन चिश्ती से, निजामुद्दीन औलिया से, शेख सलीम चिश्ती से? तो हनूज दिल्ली दूर अस्त है, तो ये किस भाषा में? ये फारसी भाषा में। तो क्या है, ये किससे संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया से। हजूर दिल्ली अभी दूर है।